नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कल 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इसको लेकर आम जनता की क्या राय है, इस पर हमारे संवाददाता ने आम लोगों से चर्चा की है। देखिए कल चुनाव के परिणाम की क्या है जनता की राय। मैं बलौदाबाजार के दो राजनीतिक व्यक्तियों के साथ खड़ा हूं, जहां पर कल 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव के परिणाम आना है। ये 5 राज्यों के चुनाव ही इस देश की राजनीति को बहुत ही प्रभावित करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव को भी एक मार्गदर्शन देख सकते हैं कि आदमी किसका बहुमत इसमें आ सकता है। आप बताएंगे जैन साहब के कल बलौदाबाजार विधानसभा का बहुत काम किए और कल जो 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आने वाले हैं वो क्या दिशा देंगे इस देश को और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भले बहुमत बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये मेरा अपना आकलन है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। भले डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और भारत में वैसे ही एक और हमारे पत्रकार भी हैं और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है, राजेश मिश्रा। आप बताएंगे मिश्रा जी, कल का मैंने जो चुनाव 3 तारीख को आने वाले विधानसभा का वो कैसे क्या रहेगा और यहाँ पर कैसी कल जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले परिणाम है। कई लोगों की उम्मीदें बिल्कुल सफल साबित होंगी और कई लोग निराश होंगे। इसी तरह का माहौल रहेगा। मैंने मतदान इसको कैसा हुआ कि वो भीतरघात हुआ कि नहीं हुआ, आपको कैसा लगा? मैं अगर अपने बलौदाबाजार विधानसभा का करूं, दोनों पार्टियों में जबरदस्त भीतरघात हुई। तो ये जो अदला बदली हुई, इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, इससे क्या परिणाम होगा इसका आकलन करना कठिन है। ठीक है, आप कल का जो परिणाम 5 राज्यों का आने वाला है वो देश की दिशा को तय करेगा कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे आने वाले 2024 में कैसा रहेगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनती है कि किसकी सरकार बनती है, आपका आकलन क्या है? वैसे तो मैं देख रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा करके आ रहा है और कुछ हद तक के वो सही भी अपने को भी लगता है। लेकिन अगर बलौदाबाजार विधानसभा की बात करेंगे तो बलौदाबाजार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है, क्योंकि बस्तर में और सरगुजा में इसमें हमारा सीट का इजाफा हो रहा है और पठारी क्षेत्र में जो है वो निश्चित रूप से जैसी स्थिति है भाजपा की वो पहले से बेहतर है। और आने वाले समय में मोदी जी की रणनीति को, मतलब हम लोग जहाँ तक सोचते हैं, जहाँ पे सोचना बंद करते हैं वहां से मोदी जी सोचते हैं, तो वो पूरा कहीं कहीं छूट भी दे रहे हैं कि कांग्रेस जीते ताकि लोकसभा में हम 350 के आसपास सीट ला सके। ये उनकी रणनीति है, ऐसा हमको। वो राजस्थान मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या रहेगी? राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं। लाडली बहना योजना का जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मतदान भी ज्यादा परसेंट में हुआ है। उसके हिसाब से तो महिलाओं ने जो वोटिंग किया है उसके कारण जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश तो स्पष्ट है और राजस्थान भी बनेगी सरकार, क्योंकि वहाँ एक तो अल्टी पल्टी होता है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसके हिसाब से भी वहाँ पे आ रही है। और दूसरा इस बार की गहलोत में भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसके हिसाब से बीजेपी सरकार। तेलंगाना और तेलंगाना का छोटा देश है, उसमें ज्यादा उनका चिंतन नहीं है नहीं, छोटी जगह है, वहाँ पे स्थानीय जो पार्टियां हैं वो आएंगी है नहीं। और लेकिन विचारधारा बीजेपी वाली विचारधारा की वहाँ पे भी सरकार बनेगी। लेकिन कितनी अच्छी बात है, राजनीतिक व्यक्ति है, अपने विचार व्यक्ति हैं, लेकिन कल 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी सरकार इस देश मैंने छत्तीसगढ़ में बनने वाली है और पूरे भारत में भाजपा का क्या परचम लहराएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए वजह से प्रदीप। कल 3 दिसंबर को 5 राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं वो देश की राजनीति को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि आने वाले समय में इस देश में किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा। खासकर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़
कि हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कल जो परिणाम आने वाले 90 विधानसभा में और साथ ही बलौदा विधानसभा में किस प्रकार के परिणाम होंगे, हम कुछ जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ राजनीतिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे वार्ड की पार्षद बैठी हुई है सविता साहू है। मैडम ये बताएंगे कि कल अपने छत्तीसगढ़ के विधानसभा का साथ ही 5 राज्यों की विधानसभा का परिणाम आने वाला है, आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं भविष्य में प्रधानमंत्री कौन बने और मुख्यमंत्री कौन बने? मोदी जी बने प्रधानमंत्री, मैं यही चाहती हूँ। और छत्तीसगढ़ में भी वही आएंगे, भाजपा ही आएगी। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव कल माने भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी से ही बनेगा जी। ऐसी कुछ और भी हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, प्रदीप साहू हैं, कि आप बताएंगे कि ये जो 5 राज्यों का जो विधानसभा का जो परिणाम कल आने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे देश की निगाह इस परिणाम में है, आप अपना अभिमत बताएंगे। निश्चित ही सारे परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में आएंगे। राजस्थान में स्पष्ट बहुमत आएगा और मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत आएगा। अब छत्तीसगढ़ में जो थोड़ी कश्मकश की स्थिति वो भी कल साफ क्लियर हो जाएगी और इस परिणाम का पूरे राज्य में, पूरे भारत देश में, पूरे राष्ट्र में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी और सशक्त रूप से उभरेंगे और उनकी छवि और उभरेगी इससे। और विश्व में भी तो वैसे भी वो विश्व पटल में लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए मोदी जी को की ओर देखते हैं। पूरे विश्व में उनका बढ़ता हुआ स्तर, उन सब का प्रभाव जो है सभी चुनाव में काफी देखने को मिल रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। देखिए, मैंने प्रदीप साहू ने बताया कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम आने में मोदी जी का उन्होंने बहुत बड़ा ये माने बहुत सी महत्वपूर्ण है ये, और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का इनका मान है। वैसे एक और भी है हमारे राजनीतिक सुशील सोनी जी है, इनसे इनका अभिमत लेते हैं। क्या तो बताएंगे सोनी जी कि कैसा क्या लग रहा है आपको कि कल आने वाले चुनाव के परिणाम कैसे हैं? पूरे परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर राजनीति गर्म है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप का मामला प्रकाश में आया था। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बता दें कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स इत्यादि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना की काउंटिंग की जाएगी। बता दें कि गौरेला मतगणना काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। 18 राउंड में मतगणना काउंटिंग होगी, तो वहीं स्ट्रांग रूम को सुरक्षा के लिए CARF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही मतगणना परिसर में पत्रकार हेतु मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां ओपन वाईफाई, DTH टेलीविजन आदि की व्यवस्था होगी। सिंगल करो ना यार, इसको सिंगल करो ना, सिंगल ये भी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कांकेर में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्राप्त मतों की गणना 3 दिसंबर को होनी है। तो वहीं मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। बता दें कि जिले की तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। तो वहीं 14 टेबलों में होने वाली इस मतगणना के लिए इस बार महिलाओं को भी ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगी। तो वहीं मतगणना स्थल को 3 लेयर के कड़े सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा। बालोद जिले में 3 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मतगणना लाइवलीहुड कॉलेज पाकुर भाट में सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो वहीं सबसे पहले ET, PBS और पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ होगी। और द्वारा भी 3 विधानसभा संजारी, बालोद, डोंडी लोहरा, गुंडरदेही, मतदान इनका 17 नवंबर को हुआ था। इसकी मतगणना लाइवलीहुड कॉलेज पाकुर भाट में कल दिनांक 3 दिसंबर 2023 को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। सर्वप्रथम जब मतगणना हमारी शुरू होगी तो उसमें ET, PBS और पोस्टल बैलेट उसकी मतगणना शुरू होगी। इसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित सर्विस वोटर्स, होम वोटिंग एवं शासकीय ड्राइवर, क्लिनिक सेवक इत्यादि जिन्होंने मतपत्र का उपयोग किया है उसकी गणना प्रारंभ की जाएगी।
सभी तीनों जो अपने विधानसभा वाइज मतगणना केंद्र बने हुए हैं उसके अंतर्गत। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी ऑलरेडी बनी हुई है। जो अंदर के जो स्ट्रांग रूम का जो इंटरनल जो लेयर है वो सीएपीएफ के द्वारा गार्ड किया जा रहा है 24/7, तो वहाँ सीएपीएफ होगा, डीएफ का कोई भी बल नहीं होगा। बीच की जो लेयर है उसमें आपके छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की सिक्योरिटी लगी रहेगी। इसके अलावा जो बाहर में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्स है वो लगी रहेगी। तो ट्रिपल लेयर की हम सिक्योरिटी के साथ में चेकिंग और फ्रिस्किंग भी होगा। साथ में जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है HHMD है उसका भी उपयोग हम लोग करेंगे, साथ में फ्रिस्किंग भी करेंगे। इसके अलावा बाहर में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग QRT मतलब क्विक रिस्पांस टीम बनी हुई है, हमारी बोल्ट एक्शन टीम है, अलग अलग फिक्स पिकेट लगे हुए हैं और अलग अलग जगह जिले के अलग अलग जगह भी जैसे गुंडरदेही, अर्जुंदा, राजहरा, डोंडी लोहारा इन क्षेत्रों में भी हमारा बल डिप्लॉय होगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे खबर की ओर। खबर बलौदाबाजार से है, जहां शहर के व्यस्त मार्केट में एक व्यक्ति को मोबाइल देना महंगा पड़ गया। आरोपी ने अपने दोस्त से बात करने के लिए मोबाइल की मांग की। मोबाइल देने पर आरोपी मोबाइल लेकर भाग गया। पीड़ित ने तत्काल थाने में FIR दर्ज कराई। तत्काल पुलिस ने CCTV फुटेज लेकर आरोपी को गांव लटुआ से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल जब्त कर लिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति को मोबाइल पुलिस ने वापस दे दिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खबर कोरबा से है, जहां जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता की मौत से सनसनी फैल गई। अभियंता राजेश धवनकर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई है। उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। इस लिहाज से उनकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों से पर्दा उठ सकेगा। उधर आपको बता दें कि ये वही अधिकारी हैं जिसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। शराब पीकर पूरी कॉलोनी में मृतक अधिकारी गाली गलौच करते थे, जिससे यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस खबर को इंडिया वॉइस ने दिखाया भी था, लेकिन अब उसकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश पे जुट गई। पावर हाइट्स निवासी राजेश धवलकर का ब्रॉड डेथ के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम करके जांच में लिया गया है और जांच कार्रवाई किया जा रहा है। मृतक जो है वो ई थे इरिगेशन में और पावर हाइट्स में रहते थे। अभी मर्ग कायम किए हैं और जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट हो गया। बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिसके बाद घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के दौरान जवान बम की चपेट में आ गए। साथ ही आपको बता दें कि नक्सली PLGA सप्ताह मना रहे थे, जिस वजह से बैनर पोस्टर में विस्फोटक पदार्थ छिपा कर रखे हुए थे और जवानों को अपना निशाना बनाने का काम कर रहे थे। दुर्ग में एक व्यक्ति ने नदी के ब्रिज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हाई प्रोफाइल दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल जैन और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया था। दुर्ग कोर्ट ने दंपत्ति के पुत्र को इस मामले में आरोपी मानते हुए फांसी की सजा भी सुनाई थी। फिलहाल कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया।
सूरजपुर में एक जंगली जानवर ने नाबालिग बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद यहां के ग्रामीण दहशत में हैं। दरअसल सूरजपुर के ग्राम बेदमी के रहने वाला 12 वर्षीय सौरभ गुर्जर अपने घर के बाहर शाम को खेल रहा था। इसी दौरान किसी खूंखार जंगली जानवर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और लोगों का हल्ला सुन जानवर बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकले। इस घटना के बाद जहां पूरे गांव में दहशत का माहौल है, वहीं घायल सौरभ के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी में भर्ती कराया गया है। बलौदाबाजार जिले में 3 विधानसभा की मतगणना की तैयारी जिला प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को 3 विधानसभा सीट के लिए 54 प्रत्याशियों का फैसला होगा, जहां सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी। बताया जा रहा है कि जिले में 4241 डाक मतपत्र डाले गए हैं। तो वहीं मतगणना स्थल पर 3 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही मतगणना स्थल की सुरक्षा पहरा प्रथम चरण में जिला पुलिस बल तैनात रहेगा, जहां 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। फिर द्वितीय चरण में राज्य सशस्त्र बल की सुरक्षा बल तैयार करेंगे और तीसरे चरण में प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे। बता दें कि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू होगी, जिसको लेकर शनिवार को प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सुरक्षा अधिकारी, एसपी मतगणना स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि मतगणना में 500 कर्मचारी तैनात रहेंगे और मीडिया सेंटर के लिए एक घोषणा स्थल भी बनाया गया है, जहां से टीवी लगाकर मीडिया अपना समाचार को प्रसारण कर सकते हैं। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा जिले के चांपा में पुलिस पर प्रताड़ना करने का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि वह स्थानीय लोगों पर जबरन अपराध कबूलने को मजबूर कर रहे हैं। जी 21 तारीख को पुलिस द्वारा बुला के पूछताछ के दौरान मारपीट किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, प्राइवेट पार्ट में करंट छुआया गया, पीछे कंधे पे हाथ पे करंट छुआया गया, पट्टे से मारा। उसके बाद कल दिनांक 28/11/2023 को शाम को 8:30 बजे आए। उसके बाद वो जो हत्या किया था सेम मूलिया वाला कपड़ा लेके आए, मेरे को पहनाया गया जबरन और उसके जैसे डेमो करने के लिए बोला। पुलिस के द्वारा डेमो करने, जो हत्या हुआ था उसके जैसे डेमो करने के लिए बोला गया। डेमो करने के बाद मेरा फुटेज बनाया गया। फुटेज बनाने के बाद मेरे को फोर्स किया गया, प्रताड़ित किया गया कि तू कबूल ले, तू यह बोल के तेरा नाम नहीं बताएंगे बोले, और जबरन के फोर्स कर रहे हैं कि तू कबूल ले बोल के। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय पारिवारिक प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी विक्रांत सिंह के घर पहुंचकर विक्रांत सिंह से मुलाकात की। मतगणना से 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के इस प्रवास ने राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा को और तेज कर दिया है। पारिवारिक प्रवास पर खैरागढ़ आए डॉक्टर रमन सिंह जिला भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत की अग्रिम बधाई भी दी। रिजल्ट और एग्जिट पोल के सर्वेक्षण आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। एग्जिट पोल का जो नतीजा होता है वो रुझान दिखाता है, और ये रुझान जो आया है एग्जिट पोल में वो दिखाता है कि कांग्रेस की क्या हालत हुई है। कांग्रेस 69 सीट से घटते घटते एग्जिट पोल के 3-4 नतीजे में 40 और 42 तक आके रुका है। यानी गिरावट कितनी आई है, 69 सीट से 42 सीट और 40 सीट दिखा रहा है मिनिमम में, और वही बीजेपी का 15 सीट से बढ़ के 48 और 46 सीट दिखा रहा है। तो बीजेपी का ग्रोथ जिस प्रकार के दिख रहा है, रुझान दिख रहा है, ये दोनों के चार्ट को देखेंगे तो कांग्रेस बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उतने ही तेजी के साथ 48 सीट तक पहुंच के ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल है।
बलरामपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने निकल कर आया है। जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया, वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि रघुनाथ नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जगदलपुर से यह खबर आ रही है, जहां मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे धर्मपुरा स्थित आदर्श महाविद्यालय में जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। बस्तर विधानसभा में 851, जगदलपुर विधानसभा में 1614 और चित्रकूट विधानसभा में 729 डाक मत प्राप्त हो चुके हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं। जगदलपुर विधानसभा की मतगणना का जिम्मा महिला कर्मचारी संभालेंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मशीनों से गिनती शुरू होगी। इसके लिए हर विधानसभा में 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। चित्रकूट विधानसभा की मतगणना 16 राउंड में होगी। खबर दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र से है, जहां बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी ने 5 साल की बच्ची को पहले चॉकलेट का लालच दिया, फिर घर के अंदर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। घटना की जानकारी तब हुई बच्ची के परिवार वालों को ही तो उन्होंने 30 नवंबर को पुलिस से लिखित शिकायत की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी नोमेंद्र कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान एवं रिसर्च सेंटर 9 के अस्पताल की पार्किंग स्टैंड में अजगर सांप निकला। अजगर सांप देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया, लोग भयभीत भी नजर आए। तत्काल इसकी सूचना गार्ड को दी गई। वन विभाग और मैत्री बाग प्रबंधन को भी सूचना देने की बात सामने आई है। अस्पताल परिसर के पार्किंग स्टैंड में अजगर निकलने के बाद काफी देर तक परेशान रहे। वैसे इससे पहले भी भिलाई टाउनशिप में अजगर निकल चुका है। खबर जगदलपुर से है, जहां थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली गोली दवाई काफी मात्रा में रखकर बिक्री करने ग्राहक की तलाश में आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 2 अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया। तो वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। जब पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के बैग की तलाशी ली तो 2925 नग नशीली टैबलेट मिली, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 21 एनडीपीसीएस एक्ट के तहत पृथक पृथक कर अपराधी पंजीकरण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो वहां नहीं बनाएगा, हथकड़ी नहीं लगा। खबर गोरेला से है, जहां गोरेला पेड्रा मरवाही पुलिस ने अंतरराज्य बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में खेलपाल बर्मन और अनुज पोरते का नाम शामिल आया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों ही बाइक चोर मध्य प्रदेश के अनूपपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। पुलिस ने चोरों के पास 4 बाइक भी बरामद की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।